लिखो चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें पहला टॉपिक लिखो वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। तो देखो वर्क की एक्चुअली में कोई डेफिनेशन है नहीं, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से डिफाइंड है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ फॉर्मूले से डिफाइंड है। तो लिखो डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, it is the product of force and the displacement in the direction of force. It is the product of force and the displacement in the direction of force. नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो अब यहां देखो बच्चों, जैसे बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे फोर्स लग रहा था इस तरफ एट एन एंगल थीटा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इस तरफ। मान लेते हैं एस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ के ऑब्जेक्ट में। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एस का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो फोर्स की डायरेक्शन में, या फिर फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। दोनों एक डायरेक्शन में होने जरूरी है पहली बात, और फिर बस उनका प्रोडक्ट कर दो। अब तो कंपोनेंट लेना सीख चुके हो, तो बताओ जरा इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। कैन आई राइट वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा? यस और नो? यही पढ़ी डेफिनेशन अपन ने। बट यार वर्क तो स्केलर क्वांटिटी मैंने मान लिया क्योंकि मैंने बता दिया आपको, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है इनका। वर्क यूनिट क्या होती है? वॉट। नालायको, फिर कोई बोल क्यों नहीं रहा? जूल होती है। ठीक है, डायमेंशन निकालें वर्क की, क्या डायमेंशन हो सकती है? तो देखो अब तो सबको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू। ठीक है, कई लोग इसे न्यूटन इंटू मीटर भी बोल देते हैं, बट नहीं, इसकी यूनिट जूल होती है। एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों यूनिट में, जूल में और न्यूटन इंटू मीटर में। ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के समझाऊंगा। वैसे बोलने के लिए डायमेंशनली गलत नहीं है। हाँ, टॉर्क के लिए कभी जूल नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, तो वहाँ पर एक डिफरेंस आता है। हाँ बिल्कुल लिखो। डन, छाप लिया। अब इस वर्क के भी तीन टाइप हैं। टाइप तो बोलना फालतू की बात है, कॉमन सेंस है। देखो पहला कहलाता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा ये? देखो नहीं, ये जरूरी नहीं है फोर्स के डायरेक्शन, ये नाइन्थ क्लास में बोला करते थे हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे व्हेन थीटा इज इन बिटवीन
90 डिग्री टू 0 डिग्री। जब तक ये थीटा 0 से ज़्यादा और 90 से थोड़ा सा भी कम हो तब तक वर्क मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल ये रहा बना हुआ सामने। ठीक है, ठीक, तो ये कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क। और एग्जांपल चाहिए और भी ले लो। क्या बनाऊँ, तुझे बना देता हूँ। लो, एक डब्बा है, इसको ऐसा धक्का मार रहे हैं, ठीक है, फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर ही होगा। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव वर्क का। ठीक है, तो जब थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो, पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, अगला होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क तीन केस में हो सकता है, तीन केसेस में हो सकता है। पहला केस व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 0, दूसरा केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, और तीसरा केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर ये कैसी फर्जी बात बोली आपने, तीनों बात सही है। ठीक है, समझाता हूँ एक एक करके। जैसे मैं पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग से सस्पेंड कर रखा है, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो यार नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं लग रहा इस पे, तो वर्क कैसे निकलेगा, जीरो। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कब जीरो हो सकता है, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। पहला एग्जांपल समझ आया। दूसरा मैंने कहा दीवार के धक्का मारो, खूब फोर्स लगा लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, तो जीरो। और एक थीटा 90, तो थीटा 90 का कोई केस बताओ सर। चलो यार, तुम लोगों ने मेरा एक क्वेश्चन खराब कर दिया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये तुम लोगों से करवाया था क्वेश्चन में 9th में। हाँ काव्या बोलो बच्चे। सर एक बार फोर्स इक्वल्स टू 0 का एग्जांपल बता दो। एक ब्लॉक है वो ऐसे सस्पेंडेड है, इसका मास m है। ठीक है, यहाँ पर है ग्राउंड। मैंने पूछा इसका वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो फोर्स। ठीक है ना, तो क्या इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बताओ इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है। जीरो। तो जीरो है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जीरो। सिंपल। वर्क हर एक फोर्स के लिए अलग अलग निकलेगा, नॉर्मल रिएक्शन अलग, टेंशन अलग, वेट अलग, सबके लिए अलग अलग निकालेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और थीटा इज इक्वल टू 90 का केस, एक तो आपका कुली वाला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक बालक है, वो अपने सर पे सामान उठा के लेके जा रहा है और इससे तय किया गया हर एक जूल वर्क के लिए 1 रुपया दूंगा। बेचारा 10 मीटर चल के गया, बोला 0 रुपये। क्यों, फोर्स लग रहा था नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इस तरफ, परपेंडिकुलर, वर्क कितना हो गया, 0, नुकसान लग गया बेचारे का। ठीक है, चलो क्लियर हुआ हाँ या ना। इसका और भी एग्जाम्पल है, चाहो तो ले सकते, छोड़ो मरने दो, जब तुम लोग को पता ही है तो क्या मतलब है। ये क्यों बना रहा हूँ मैं, वैसे भी तो लिख सकता हूँ। अगला नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क की कहानी देखते हैं। नेगेटिव वर्क कब होगा, हाँ, तो अब ध्यान रखना ये चीज, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 से तो ज्यादा हो और 180 के इक्वल या उससे कम हो, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क। ठीक है, और ये कॉमन सेंस भी यार, cos थीटा की वैल्यू देख लो ना, 90 से ऊपर और 180 से कम में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वर्क। ठीक है, कोई एग्जांपल, सिंपल सी बात है, बहुत सारे एग्जांपल है इसके। स्प्रिंग से लगने वाले सारे फोर्स सारे नेगेटिव वर्क करते हैं। रीजन देखो, ये स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग इलोंगेटेड थी, तो इस मास पे फोर्स कहाँ लगा रही थी, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, इधर, ये तो पॉजिटिव होगा। तो अगेंस्ट स्प्रिंग याद रखना, वर्क डन ड्यू टू अगेंस्ट स्प्रिंग, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। उस केस में क्या होगा, स्प्रिंग पे फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, ठीक है, फोर्स मैंने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का इधर हुआ, ये तो ठीक है, मैंने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वर्क डन ड्यू टू मी पॉजिटिव। बट स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, जब वो ऑब्जेक्ट उधर डिस्प्लेस कर रहा है, इस तरफ खींच रहा होगा ना,
तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज नेगेटिव। समझ आया? क्लियर हुआ? दूसरा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हमेशा ही नेगेटिव काम कर रहा होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इधर। तीसरा एग्जांपल देता हूं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं ऊपर लेके जा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ग्रेविटी कैसा वर्क करेगी? देखो mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? ऊपर। 180 डिग्री का एंगल बना, नेगेटिव। अगर तुम लोग लक्ष्य की तरह सो नहीं रहे हो तो समझ में आ रहा होगा? आया समझ में? लिख लो। क्या मतलब बैठे बैठे सो जाते हैं? यूवी गेमिंग के आने का टाइम हो रहा है, 4 बजे तक आ जाएगा वो। आज मेरी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है क्या? कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा कहा, सर आपकी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है। आज कोमल नई कॉपी बड़ी जल्दी भर गया। अच्छा, सबकी कॉपी भरने की नौबत आ गई क्या? तो केशव आज क्या बहाना था बेटा ऑनलाइन का? टुनटुन मौसी, आज का ऑनलाइन का बहाना? अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैंने बोला ही नहीं तुमसे, तुम हर बार यही गोली देते हो। नेक्स्ट क्लास में पक्का है। हाँ, तुम कर भी क्या सकते हो। छवि, आपकी तबीयत ठीक है अब? चलो डन। कुछ क्वेश्चंस करें आसान आसान से। अच्छा नहीं, पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाना है तुम लोगों को। चलो यहाँ तक लिख लिया तो बेटा कुछ पॉइंट्स लिखो। वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन we can calculate the work done by a force on an object but the force is not
but force is not necessarily cause of the object's displacement. Cause of the object's displacement. सर कॉज ऑफ द के बाद क्या है? Object apostrophe s, object's displacement. देखो, ऐसा नहीं है कि अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो इस एग्जांपल में कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से उठाया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। पर बेटा अगर मैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपसे पूछता हूँ, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछता हूँ, तो उसमें ये वाला फोर्स नहीं आएगा, उसमें फोर्स आएगा ग्रेविटी कौन सा फोर्स लगा रही है, mg, और मैं वर्क क्या बोलूँगा, mg इंटू एस, और बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन था इसलिए माइनस ले लिया, ठीक है ना। तो ये देखो फोर्स मैंने क्या वो वाला लिया जो डिस्प्लेसमेंट का रीजन था, नहीं, मैं दूसरा फोर्स भी ले सकता हूँ जो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट का रीजन नहीं है, तो वर्क तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें एग्जांपल बना लो और इसमें एक डायरेक्शन दिखा देना, ऊपर की तरफ पिक किया है इसको, ठीक है। चाहो तो पीछे फैन चला सकते हो। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट there is no term there is no term such as instantaneous work। यार फैन की स्पीड थोड़ी सी कम कर दो, आवाज ज्यादा कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं होता कि इंस्टेंटेनियस वर्क भी कुछ होता है, नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। एक बार लास्ट को वापस से रिपीट कर दो। Work is defined for an interval of displacement, interval or displacement. There is no term such as instantaneous work, ठीक है। तो कोई वर्क इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, for a perpendicular displacement the work done by a force is independent of the type of motion। वर्कड फॉर अ पर्टिकुलर, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, क्या फॉर अ, हाँ बेटा,
जहां पर मैंने परपेंडिकुलर वर्ड बोल दिया ना उसे पर्टिकुलर कर दो, गलती से परपेंडिकुलर बोल दिया मैंने। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट the work done by a force is independent of the type of motion। ठीक है, इसी में आगे लिख रहे हैं अपन, इसी पॉइंट में, that is whether it moves with constant velocity, constant acceleration और रिटार्डेशन, मतलब कुछ भी हो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब मेरे को इसके टाइप ऑफ मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या मतलब है, सिर्फ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो एक्सेलरेटेड मोशन था कि रिटार्डेड मोशन था या फिर कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है बस। ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा जनरल हट के बता रहा हूँ, इस वर्क को आपके वर्क से मत समझना। जैसे कि आप लोग गधा मजदूरी करते हो तो वो वर्क अलग है, इस वर्क का एक्चुअल नाम होता है मैकेनिकल वर्क। ठीक है ना, इसका पूरा एक्चुअल नाम होता है मैकेनिकल वर्क, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वरना आप लोग अपने काम निकालने बैठ जाओगे कि सर हम जिस बिस्तर से सो के उठे थे वहीं जाके वापस सो गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो, घर वाले सही कहते थे निठल्ले बैठे रहते हो। ठीक है, तो ऐसा दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वर्क होता है, वो गधा मजदूरी अलग है। गधा मजदूरी जान तो वो मतलब वापस वर्टिकली पे वापस आ सकते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में वापस उल्टा आ सकता है। पॉसिबल है। पॉसिबल है। एक्सेलरेशन कैसे, मतलब क्या कह रहे हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हाँ वापस आ सकता है। बिल्कुल आएगा, ये अपन ने उसमें किया तो था इसका क्वेश्चन, कि उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, फिर उल्टा आ गया। अर्थ के केस में यही तो होता है, जब कोई पार्टिकल ऊपर फेंकते हो, वेलोसिटी ऊपर फेंकते हो, वेलोसिटी ऊपर फेंकते हो, एक्सेलरेशन का नीचे लग रहा होता है, धीरे धीरे जाके जीरो हो जाती है, फिर वापस नीचे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाते वक्त एक रीजन लिख दिया था वहां पर, एक्सेलरेशन इज ओनली अराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये दिमाग में बैठा के रखो, वेलोसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी से निकाला जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अपन इसको लिख सकते हैं, बट एक्सेलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एफ नेट बाय टोटल मास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट for a particular displacement, work is independent of the time। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, वर्क का टाइम से भी कोई लेना देना नहीं कि कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट किया, मुझे मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, बात खत्म। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, वर्क विल बी सेम फॉर, इसी में वर्क विल बी सेम फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो एक 10 kg का चीनी की, सॉरी 40 kg की चीनी की बोरी थी, नीचे से दो बच्चों को बोला मैंने लेके आओ ऊपर, एक बच्चा 2 मिनट में ले आया, एक बच्चा आधे घंटे में लेके आया, वर्क दोनों ने कितना किया, बराबर, टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वर्क दोनों ने बराबर किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, the work done by a force act, comma, when several forces act, comma, the work done by a force for a particular displacement it is independent of other forces।
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें इस एग्जांपल में समझ जाएंगे अपन, है ना। इंडिपेंडेंट के बाद क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। ये एंगल थीटा, ठीक है, और लेट अस सपोज यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां तक आ गया, ठीक है। इस केस में इसने डिस्प्लेसमेंट किया है s, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ फिर उसके बाद देखेंगे। इस पे एक फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन, एक फोर्स लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स लग रहा था mg, ठीक है। ये तीन फोर्सेस लग रहे थे, क्लियर। अब मैं सबका वर्क डन निकालना चाहता हूँ, सबका वर्क डन निकालना चाहता हूँ। देखो एक एक करके निकालते हैं। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन जब हम निकाल रहे होंगे तो उसके उस टाइम पर भूल जाना कि इस पर कोई दूसरा भी फोर्स लग रहा था, ना तो mg लग रहा है ना ही f लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इस वक्त सिर्फ क्या लेना फोर्स की जगह, नॉर्मल रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट s और एंगल 90। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल कितना, 90, 0। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया इस केस में, 0। वर्क डन ड्यू टू mg निकालना चाहता हूं मैं। तो देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन में निकाल लो या फिर फोर्स को इसके डायरेक्शन में निकाल लो। मैंने सिखाया ना आपको, एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी कंपोनेंट ले लो। तो फोर्स का mg का इस तरफ कोई कंपोनेंट था क्या, mg sin थीटा, तो मैंने ले लिया mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में इंटू s, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ mg sin थीटा इंटू s। कोई दिक्कत कोमल? एक बात बताओ, mg का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, mg sin थीटा। ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बस, और दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो प्लस, अपोजिट में होते तो माइनस लेते, ठीक है। वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो मैंने लिखा फ्रिक्शन फोर्स। वैसे यहाँ पर अगर ये बॉडी मूव कर रही है इस तरफ, डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, इनटू s, सेम ही डायरेक्शन में था दोनों, डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी, मतलब थे एक ही प्लेन, एक ही लाइन के अलोंग, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस एफ के इंटू एस। क्लियर, सिंपल। तो देखो जब भी जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो, वर्क निकाल रहे हो, उस फोर्स के अलावा बाकी सब फोर्सेस के क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर हुआ, पक्का, इजी। लिख लो एग्जांपल लास्ट पॉइंट में। अरे तुम लोगों के स्कूल के पेपर्स कैसे हुए बताए नहीं, कितने मार्क्स कटे? तुम तो वो हो ना डमी। और किसी के स्कूल में क्या क्या मार्क्स रहे बाकी होते? ये बालक आपकी सहेली,
ये अच्छा है, 3 नंबर कहाँ कट गए? बहुत बढ़िया, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो और भी बढ़िया है। हमारे अभी तक नहीं हुए। तुम लोग के भी तो हुए थे एग्ज़ाम। शीट कलेक्ट करनी पड़ेगी, वो करना नहीं चाह रहे तुम लोग, फिर नहीं जाते? कौन सी स्कूल थी? कौन सी स्कूल थी? अच्छा, रुक्मणी बिरला। सर आपने कौन से बच्चे लिखा है? कहाँ पर बच्चे? FAS। यहाँ पर 180 बटा कॉस के बाद 180 डिग्री एंगल। ओके सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्या 2-3 क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन, अ कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर लगा देना इसके ऊपर, इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन acts on a particle displacing it from position r1 वेक्टर दे रखा है आपको पहले, r1 वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मीटर। मैं रिपीट कर देता हूं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप मीटर to a new position r2 vector is equal to I cap minus j cap minus j cap plus 3k cap. I repeat, I cap minus j cap plus 3k cap meter. Find the work done by the force. और मुझे नहीं पता, आप ट्राई करो। क्या मैंने पढ़ा है अभी तक इंटीग्रेशन? फिर इल्ला मैं ही करूं? अच्छा, वर्क की एसआई यूनिट तो बताई नहीं मैंने आपको, जूल, और सीजीएस डाइन फोर्स की थी। अर्ग बोलते बेटा, अर्ज में। चलो मैं करवा रहा हूँ, देख लो, वरना ये इंटीग्रेशन कर देगा फालतू में। ऐसे बेटा कुछ भी नहीं कर देते, इंटीग्रेशन क्यों कर दो फिर? क्या इसने तुम्हें वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है? नहीं ना, कांस्टेंट फोर्स में मैंने कहीं इंटीग्रेशन पढ़ा है? फिर ऐसे मर्जी से कोई फॉर्मूला नहीं लगा देते, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि नहीं है।
तो ये आपका क्वेश्चन है, बाद में घर से करके आना। 1 जूल में कितने अर्ग और 1 न्यूटन में कितने डायन डाइन होता है? क्या? अब हाँ, क्यों भाई 980 क्यों होता है? KGF बता रहे हो तुम? फिर KGF फोर्स की CGS यूनिट थी बैल, सिखाया तो था मैंने निकालना। अरे गंवार इधर देखो, 1 न्यूटन, न्यूटन को क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको कन्वर्ट करो। किलोग्राम में कितने ग्राम? 10⁻3। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो कितना हो गया? 10⁵ और इसी को बोलते हैं डायन। ऐसा DYNE डाइन होता है, ठीक है। ऐसे जूल में अर्ग निकालना है तो उसको अब वो आ जाएगा 10⁻7। ये निकाल के देखना 1 जूल में कितने अर्ग, 10⁻7 निकाल के देखना, ठीक है। कुछ गलत हुआ तो उसको सही कर लेना। चल, तो अब आते हैं वापस इस पे। सही कैसे करोगे गलत हुआ तो? डायमेंशन चैप्टर में सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है, करके देखना। चल, तो वापस यहाँ आते हैं। मैंने क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया हुआ है कितना? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन में। देखो यहाँ पर कहीं पे भी XYZ जैसी कोई चीज़ दिख रही है? तो मैं बता रहा हूँ, लास्ट में तुम देख लो। XYZ जैसी कोई चीज़ दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये वेरिएबल फोर्स तो है ही नहीं, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर इसने दे रखे हैं दो, R2 और R1। कहाँ से? R1 से गया R2 तक, तो कैन आई राइट S वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर निकालने का तरीका सीखा था हमने। तो अब जरा R2 वेक्टर बताओ कितना है? I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप माइनस I कैप प्लस J कैप। क्या? चलो, तो I वाले में से I वाला प्लस हो गया, मतलब कि 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 5k कैप मीटर्स। यह क्या डिस्प्लेसमेंट। अब गंवा रहा हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट तो करना है दोनों का। कैसे करते थे डॉट प्रोडक्ट? आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 2 जा माइनस का 4, ठीक है ना, और प्लस का 10। कितना आ गया आंसर? ठीक है, हाँ हाँ, तो बस सही है। हमारा दोस्त भाग गया क्लास लीव करके, बड़ी मुश्किल से तो आया था। वो अपने टाइम से आया था।
डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं? चलो, तो अब डायरेक्ट लिख लो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन लिखो पूरा। 3 कांस्टेंट फोर्सेस F1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। F2 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। F2 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। एंड F3 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। न्यूटन, यूनिट में तो बतानी पड़ेगी, न्यूटन। डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम, displace a particle from 1 comma minus 2 comma 2, 1 comma minus 1 comma 2, 1 comma minus 1 comma 2, 1 comma minus 1 comma 2। एक बार और रिपीट कर दो, 1 comma minus 1 comma 2, 2 टी ओ वाला 2, आगे लिखो, आगे लिखो टी ओ वाला 2, माइनस 1 comma minus 1 comma 3, I repeat, minus 1 comma minus 1 comma 3, I again repeat, minus 1 comma minus 1 comma 3, and then 2 टी ओ वाला 2, फिर लिखो 2 comma 2 comma 0, 2 comma 2 comma 0, 2 comma 2 comma 0 मीटर। फाइंड टोटल वर्क डन। हिंट दूं? नहीं, करो, देखते। भारत ने कारगिल कब जीता था? छब्बीस जुलाई 1999। सबसे लास्ट वॉर कारगिल ही तो हुआ था, डायरेक्ट वॉर में।
उसके बाद तो बस पिटा ही पिटा है पाकिस्तान, फिर वॉर नहीं हुआ। इसे हम लोग विजय दिवस के फॉर्म में ही मनाते हैं, 26 जुलाई। तो आपसे मेरा अगला सवाल है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विक्ट्री डे कब मनाया जाता है? अभी तो बताया मैंने। हम्म। So 27 June का 27, इस दिन क्या हुआ था? अच्छा जून, मैं 27 जून। नो, इट्स 5 × 10⁻⁵ जून। तो बेटा 16 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ विजय दिवस और विक्ट्री डे, एंड 26 जुलाई इज एज अ कारगिल विक्ट्री डे। हाँ, उस दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ था पाकिस्तान का नाम। आपको पता पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? नहीं पता? नहीं नहीं, गरीब नहीं है पाकिस्तान बेटा, ऐसे गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते। भिखारी है, गरीब थोड़ी है। गरीब और भिखारी में अंतर होता है, वो भिखारी है। ये डिफरेंस समझो तुम लोग भी यार। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम इसलिए है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार 92,000 जीवित सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब आत्मसमर्पण का मतलब समझते हो ना? हाँ, सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने। ऐसे हथियार रख दिए, स्टार नोच के फेंक दिए, बेल्ट हटा दिया, जहाँ ले जाना ले जाओ, जितना मारना है मार लो, हमसे गलती हो गई, हम आपके खिलाफ कभी नहीं हाथ शस्त्र उठाएंगे, यू आर और फादर। ठीक है, तो ये वहाँ से कहानी बनी थी, और इसका एक्चुअली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रियल में नाम है पाकिस्तान का, कि इतने ज़्यादा जीवित सैनिकों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। हाँ बच्चों, तो फोर्सेस दे रखे थे मैंने शायद, F1 कितना, 2 I cap दूसरा फोर्स F2 दे रखा था, F3 दे रखा था, यार वर्क डन, टोटल वर्क डन पूछा है ना आपसे, तो पहले टोटल फोर्स निकाल लो।
पागल वागल है क्या, मर्जी से एक नंबर लेके आ गया। हाँ अच्छा, पोजीशन कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स बताओ। -1 एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लूँ। देखो इधर देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, R1 से R3 तक। पहले तो टोटल फोर्स निकाल लो, एफ नेट कितना आएगा। क्या करना है, डायरेक्ट तीनों को जोड़ना ही तो है। देखो आई वाले जोड़ते हैं, कितना आ गया 6i कैप -3 +1 +1 तो -j कैप -k कैप, ये आ गया फोर्स न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, R1 से R3 तक ही तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो फालतू में दे रखा है, ठीक है, ये तो फालतू में। तो देखो 2 - 1 आई कैप, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, याद आ रहा है ना, ठीक है ना। 2 - 1, ठीक है ना, क्या चीज 9 आ रहा है, देख लेते हैं अभी। फिर अगला +2 -1 जे कैप और 0 - 2 के कैप, सॉल्व कर दो, कितना आ गया आई कैप +3j कैप -2 के कैप, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या करना है, एफ डॉट एस ही तो निकालना था, वर्क इज इक्वल टू एफ नेट डॉट एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है। 6 1 जा 6, 3 1 जा -3, तुम बेवकूफ हो गया थोड़े से। 5 जूल, केशव 4 से 5 हो गए यार, तुम बदल गया आंसर। सर कैलकुलेशन गलत कर दी थी। हाँ अच्छा, बुक में आंसर गलत दे रखा है तो उसको लेके मत चलना। हाँ वो गलत दे रखा है, बोलता हूँ, अपनी मर्जी से 10⁻⁻5 लगा दे फालतू में, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे भी समझ में आता है, मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है। वैसे तुम लोग को देख के क्या लगता है, मैं बहुत शरीफ स्टूडेंट था, मैं बहुत शरीफ था। हाँ अप टू माई क्लास 8th हद से ज़्यादा शरीफ था। स्कूल के हर मतलब सवाल का जवाब सिर्फ मेरे पास होता था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर। स्विच बोर्ड किसने तोड़ा, बेंच किसने तोड़ा, सिर्फ मुझे पता होता था, मैं बहुत शरीफ था। वो सब तो बाद में किया था।
फिर तो मैं सीधा साधा हो गया था। हाँ हाँ, अब एक्चुअली मैं 9th क्लास में KMD मैंने ज्वाइन भी करी थी। और हाँ, ये स्कूल है KMD, और वहाँ पर जाके मैं और ज़्यादा शरीफ हो गया, और 9th क्लास में मेरी 55% बनी थी। 55% मार्क्स मेरे लाइफ में एक ही बार मेरे सेकंड ग्रेड मार्क्स आए। सबसे बुरे मार्क्स जो रहे वो क्लास 9th में रहे। सबसे बुरे मार्क्स मेरे लाइफ टाइम के 9th क्लास में। और मेरे 8th में मार्क्स थे 91.42, और 9th में मेरे मार्क्स थे 55%। फिर आगे चल के मार्क्स में सुधार आ गया, लेकिन वो एक अकेला साल मेरी लाइफ का सबसे जोरदार था, 55%। और तो और है। अब यार ये तो खैर वही है क्लास, जो मेरे को याद है कि पुराने मार्कशीट तो मैंने कभी देखता भी नहीं। 8th से पहले वाले का कोई मतलब भी नहीं होता। तो हाँ, 86 थे आई थिंक। 86 86 86 86 36 कैसे होगा यार? हाँ 36 नहीं, 86 थे। और 12th में थे मेरे कम, 78 थे। तो 12th का रीज़न ये था कि मुझे 12th रिपीट करनी थी। मैं पूरे साल टाइफाइड में पढ़ा था, मैं स्कूल ही नहीं गया कभी। तो लास्ट मोमेंट पे जब थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह ठीक थी, तो पापा का कहना था कि एग्ज़ाम तो दिया, एटलीस्ट पेपर पड़े रहेंगे अगले साल के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं दे आया, ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए। फिर पापा ने वापस रिपीट ही नहीं करने दिया, ठीक है जो है। फिर नहीं कर पाया रिपीट वो 12th। नहीं 12th में सोचा था टॉप करने का, सोचा था एक बार करके देखते हैं, पर वो हो नहीं पाया। तो बाई लक जो मंजूर होता है वही होता है। और वो 78 भी इसलिए बनी थी क्योंकि शुरुआत में जुलाई मंथ तक मैं पढ़ा था, जुलाई तक पढ़ा था। उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल और इसी के चक्कर चल रहे थे मेरे, तो जुलाई तक पढ़ा था। चलो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, a block of mass 10 kg is slowly slide up on a smooth incline, और जब मेरी 78% बनी थी तो 12th में, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मानी गई। कारण ये मानी गई क्योंकि उस टाइम रीज़न ये था, हमारे टाइम पे जे मेंस का वो कंसेप्ट चेंज उसी बार हुआ था। मेंस वाला जो आया था ना, मेंस और आईआईटी हटा के मेंस का कंसेप्ट रखा गया था जेई का, तो उसी साल आया था। तो टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे ही मेंस का एग्ज़ाम दे सकते थे। तो अब मैं टेंशन में आ गया, 80% नहीं बनी है, जेई का एग्ज़ाम एडवांस का दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। बट जब 20% टॉप देखी थी, क्योंकि उसी साल सीबीएसई पैटर्न पहली बार इसमें आया था, राजस्थान बोर्ड में, आरबीएसई में। तो 62% गई थी टॉप 20%, मतलब इतने बुरे मार्क्स गए थे। तो उस हिसाब से बहुत सही थे मेरे मार्क्स, 78 काफ़ी बेटर थे। तो मैंने भी कहा ठीक ही है, जाने दो। बाद में अब रियलाइज़ होता है कि फालतू में रिपीट करता, 12th फालतू ही करता, क्या निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। मार्कशीट काम आती है बस एक बार। तो a block of mass 10 kg is slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 डिग्री। अच्छा डायग्राम बना के दे दूँ क्या डायरेक्ट? इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाय अ पर्सन। देख लो यार, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डेटा डायग्राम बना के बता देता हूँ। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक था जिसे एक बंदे ने फोर्स लगा रहा है कोई, ठीक है।
और इसको 2 मीटर ऊपर धकेल दिया, लेकिन वर्ड याद रखना वेरी स्लोली। ये स्लोली वर्ड को अंडरलाइन करो और यहाँ पर इसका मीनिंग समझो। अगर कभी लाइफ में लिखा हो मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। स्लोली जैसे ही आ जाए ना, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कब लेके जा सकता है? जब एफ नेट 0 रहा हो, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एफ इज इक्वल टू कितना रहा होगा? एम जी साइन थीटा के बराबर आसपास, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स निकालना है आपको। ये फोर्स, और ये फोर्स दो तरीके से लगाया गया। पहली बार तो ऐसे जैसे मैंने दिखाया है, और दूसरी बार सेकंड केस में बना रहा हूँ। मान लो यही था इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री। दूसरी बार ये फोर्स एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड है, ठीक है। ऐसे फोर्स लगाया। दोनों केस में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है। देखो, ऊपर वाले में पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, दूसरे वाले में पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो दोनों केस में वर्क डन निकालना है आपको। बट मूव कैसे किया याद रखना, वेरी स्लोली, मतलब हाँ हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों भाई? तो उसने एफ नेट तुमसे पूछा कहाँ है? उसने वर्क डन ड्यू टू फोर्स पूछा है, अप्लाइड फोर्स। एफ नेट कहाँ पूछा तुमसे उसने? नहीं बेटा, इसमें आपको वर्क डन ड्यू टू, ये एफ जो लग रहा है ना, इसकी वजह से पूछा गया। सीबीएसई ने एक नया अपडेट और किया है। अब क्लास और 11th और 12th में भी बेसिक और स्टैंडर्ड चलेंगे। नहीं, सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये क्या है कि सही भी है, जो बायो वाले बच्चे हैं उनको एडवांस की फिजिक्स करवा रहे हैं। जिस बच्चे को आगे चल के बीएससी करनी है वो एडवांस की फिजिक्स क्यों पढ़ेगा? उल्टी सीधी फिजिक्स दे देते हैं उठाकर। तो अब इसमें सब्जेक्ट वाइज देखता हूँ कौन कौन सा दिया है। टेंथ क्लास में साइंस और सोशल साइंस में भी ऑफर दे दिया है, बेसिक और एडवांस। बट ये 26-27 से एप्लीकेबल होगा, इस बार से नहीं। तुम्हारे टाइम पे तो, तुम्हारे टाइम 26-27 ही तो होगा 12th बोर्ड का। किस कौन से सब्जेक्ट के लिए था? सोशल साइंस के लिए।
ठीक है, करेक्ट केशव, करेक्ट आंसर। वन 120 जूल। एनसीईआरटी इज ऑल्सो चेंजिंग, एनसीईआरटी भी चेंज हो रही है। अगले साल आप लोगों की 11th की नई एनसीईआरटी हो जाएगी। आप लोगों की अभी वही रहेगी जब तक 12th अगर पास नहीं हुए तो उसके अगले साल नई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आप 12th में होगे तब नहीं होगी, 12th फेल हो गए तो होगी। एनसीईआरटी एक्चुअली में चेंज किया जाएगा तो बढ़िया भी होगा और सब चीज़ें बढ़िया भी होगी। अब वो 2 एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, बेसिक और एडवांस। चलो डन, ये क्वेश्चन किया, छोड़ दो होमवर्क के लिए, करना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक लिखो, वर्क डन, ये कर लेना घर से, 120 आंसर आएगा दोनों का, ठीक है, करके देखना एक बार, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। टॉपिक वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो अब तक बेटा फोर्स जो था वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकाल रहे थे, सिंपल। और जयेश बेटा अधूरा ज्ञान यही काम आता है। देखो पिछली बार इंटीग्रेशन करने में लगे थे, जब तक वेरिएबल फोर्स नहीं दिया होगा तब तक तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा मानते हैं कि कोई वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी फोर्स की वैल्यू भी बदलेगी, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, एक फोर्स के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लो, इसे हमने क्या कहा, डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन। और फिर क्या करो, इसे इंटीग्रेट कर दो, तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, या फिर यू कैन राइट इट एज वर्क इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका वैसे एक तरीका दे रखा था एनसीईआरटी ने, अगर तुम लोग चाहो तो मैं बता दूं तरीका, पर फिर कोई रोएगा नहीं। सिखा दूं तरीका पक्का। तो मैं फिर ये बताऊंगा कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला बना कैसे। हाँ पक्का। अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया तुम लोगों ने। चलो तो फिर ये हटा दूं। तुम्हें पता ये इंटीग्रेशन जो तुम लोग पढ़ते हो ये एक शॉर्टकट है, हाँ, एक्चुअल मेथड का। और अब मैं सिखाऊंगा लॉन्ग कट क्या था, ठीक है। देखो तो बच्चों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ग्राफ का एरिया निकाल लूँ तो वो मुझे वर्क डन देता है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ग्राफ का एरिया निकाल लूँ तो वर्क डन देगा वो। तो मान लिया कुछ ऐसा फोर्स था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था ए,
और ये दूसरा पॉइंट था बी, ठीक है, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा था, वेरिएबल था। तो अब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि यार ये वर्क निकालूं कैसे, कांस्टेंट होता तो निकाल देता, अब इसका एरिया कैसे निकाले। तो एक तरीका था एरिया निकालने का, क्या, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ना शुरू करो, इतना छोटा बेटा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू बी 0। अगर ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रिप तोड़ूंगा तो कितने स्ट्रिप टूटेंगे, मैंने माना n स्ट्रिप टूट गए। तो क्या मैं लिमिट n टेंड्स टू बी इंफिनिटी बोल सकता हूँ, इनफाइनाइट स्ट्रिप टूट सकते हैं, इतने छोटे छोटे स्ट्रिप टूटे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच, उसका अगला क्या बनेगा, a प्लस 2h, a प्लस 3h, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फोर्स एट x इक्वल टू a, फोर्स एट x इक्वल टू a प्लस h, फोर्स एट x इक्वल टू a प्लस 2h, इस तरीके से, है ना। फिलहाल फोर्स की जगह मैं इसको fx बोल देता हूँ, चलेगा, बाद में फंक्शन ऑफ x ही तो होगा ये, x तो क्योंकि वेरिएबल है। चल, अच्छा दूसरी बात बताओ, टोटल n इंटू एच अगर मैं करूँ तो वो क्या बनेगा, b माइनस ए की लेंथ ही तो है, तो n इंटू एच कैन बी रिटन एज b माइनस ए, ठीक है। बोलो अभी यहाँ रुक जाऊँ या आगे पूरा सॉल्व करूँ, अभी भी देख लो टाइम है, चाहते हो, चलो, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, जो कि मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, a से b तक के लिमिट के लिए मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू बी इंफिनिटी, पर अब मुझे हर एक स्ट्रिप का एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो हर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, देखो ये तो हर बार h रहने वाला है, लेंथ, और ध्यान दो ऊपर जो बेटा ये कर्व दिख रहा है ना तुम्हें, ये अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हमेशा एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ये हमेशा दिखेगा एक रेक्टेंगल जैसा। तो क्या पहले वाले की हाइट f ऑफ a बोल सकता हूँ, y डायरेक्शन में हाइट ही चाहिए, दूसरे वाले की f ऑफ a प्लस h, तो यानी सबको एक तरफ बेस तो h से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और यहां पर रखेंगे f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस ऑफ f ऑफ a प्लस 2h, और ये कहां तक जाएगा, f ऑफ a प्लस, रुक जाओ, n स्ट्रिप्स थे ना, चलो ठीक है डाल दो, a प्लस nh तक जाएगा। अब बच्चे अगर मुझे f ऑफ x पता होगा तो मैं एक बार में सॉल्व कर दूंगा। तो लेट अस सपोज मैं 1 मिनट के लिए आपको ऐसा दे रहा हूं कि f ऑफ x जो था ना आपका, वो तो था x, मैंने सिंपल सा दिया आपको, अज्यूम किया है, ठीक है, लेट, और मैंने एज और b जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 से 3 तक या 1 से 3 तक, a दिया हुआ है 1 और b दिया हुआ है 3, ठीक है। तो क्या मेरे को ये वैल्यू फाइंड करके बता सकते हो आप क्या बनेगा, b माइनस ए 2 आएगा, यानी n इंटू एच की वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, nh की वैल्यू आई 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पर f ऑफ a, f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, ये सब की वैल्यू रखते चलते हैं। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, h को तो h रहने देते हैं बाहर, f ऑफ a, a की जगह क्या है मेरे पास 1, तो अब इसको मैं 1 प्लस h, 1 प्लस 2h, 1 प्लस nh लिख सकता हूँ, ठीक है। f ऑफ 1 जरा देख के बताओ, एफ एक्स में रखोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 2h, और लास्ट वाला क्या बचेगा 1 प्लस nh। ये 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, वैसे ये 1 प्लस nh नहीं होता, n माइनस 1 h होता, तो इसको मैं रख दूँ n माइनस 1 h, कंफ्यूज मत हो, लास्ट में यहीं तक आ जाएगा, टोटल n थे, ठीक है ना। तो एक कमी तो जा रहा है, देखो पहले वाले में 0h, फिर 1h, फिर 2h, फिर 3h, तो लास्ट वाले में n माइनस 1 बचेगा ना,
नॉर्मल एपी लगाओ ना, सिंपल। ठीक है, अब जरा देखो ये 1 1 1 कितनी बार आए होंगे, n टाइम्स। तो क्या मैं इसको n लिख दूं? अच्छा ये बार बार ये टर्म लिखना पड़ता है, जब तक पुट ना करो। देखो 1 1 1 तो बेटा n टाइम्स है ना, n टाइम्स है ना 1 1 1। अब इसके लिए देखते हैं 1h 2h 3h, अगर इसमें से h कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, n - 1 तक। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, नंबर इंटू नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मैं इसको नंबर n - 1 इंटू नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू h लिख सकता हूँ। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो बाहर वाले h को, तो क्या लिख सकते हैं, NH प्लस इस n स्क्वायर माइनस 2, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, एक्चुअली में एक h यहाँ था, एक बाहर से भी आया, तो n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस n h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो n इंटू एच की वैल्यू मुझे पहले से पता है 2, रख दूं। तो अब मैं n, अच्छा ये लिमिट में लिखना भूल गया, यहाँ पर ये सेम लिमिट लिखाएगी। ठीक है, जब तक लिमिट पुट नहीं करते लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे का स्टेप यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और NH की वैल्यू रख देते हैं, पहले तो कितना था 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू एच बाई 2। ठीक है, अब वैल्यूज रखते हैं, देखो n कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहानी खत्म। ठीक है, h कहीं पे दिख रहा है, बात करते हैं केशव, दिख रहा है h कहीं पर, जहां रख रहा है वहां h की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या बचा 2 प्लस यहाँ पर एक 2 के स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 2, और ये तो 0 ही हो गया, -0। फाइनल आंसर इज 4। एक बात मुझे बताओ, इतनी मेहनत करके हमने आंसर निकाला, तरीका सीख गए तुम लोग, क्या डायरेक्टली f की जगह क्या था x, dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 डायरेक्ट निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया, 8 बाई 2, 4 आंसर। ये तो किया था। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रेशन का शॉर्ट, इसका एक्चुअली में ये शॉर्टकट है, इसलिए करते हैं इंटीग्रेशन। अब जिसकी इच्छा है वो लिख सकता है, मेरी तरफ से फ्री है। ठीक है, क्या दिमाग में लिख गया चलो कल पूछूंगा, फिर कल पूछूंगा फिर। एक बात बताओ, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं, मजाक से हटके, चौथी क्लास पास होने के लिए कितना डोनेशन दिया था, दिया था ना डोनेशन? बेटा अगर मैं पुराने ज़माने में कोई राजा होता ना, तो मैं अभी तक पनिशमेंट सुना देता, इसे हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाए, छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले ऐसे ही करते थे, कुछ भी सजा दे देते, यूं ही मर्जी भाई। आज आज मूड खराब है, आज मूड खराब है, उसने बोला जनाब इसने आपके बगीचे से फूल तोड़ दिया, इसे फांसी पर लटका दो। किसी भी चीज की कोई भी सजा चल रही है। ग्रीक में नहीं, सिर्फ ग्रीक में नहीं, इजिप्ट में बहुत बहुत टॉर्चर होता था। नहीं ये मम्मी बना के तो खैर आप लोगों ने मूवीज में देखा है, जिंदा मम्मी रेयरली बनाई जाती थी पनिशमेंट में। हमुनाप्त्रा, द मम्मी में हमुनाप्त्रा, एक्चुअली में पता हो रियल सिटी की बात हो रखी है, रियल में ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, हमुनाप्त्रा। ये वहाँ के लोकल वर्ड में इसका मीनिंग है मुर्दों का शहर। वहाँ पर कंप्लीट सिटी की ही मम्मी बना के रख दी गई। अच्छा सबसे ज़्यादा मम्मीज कहाँ पर है, इजिप्ट, गूगल करो, गूगल करो। अच्छा सबसे ज़्यादा पिरामिड्स कहाँ पर है, सर्च करो, गूगल सर्च करो। दूसरी कंट्री में, इजिप्ट में नहीं है। इजिप्ट तो इसलिए फेमस, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वैष्णवी ने सही बताया, करेक्ट, यस।
सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सूडान में है। एक्चुअली में वो तो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर गीज़ा के पिरामिड्स है, ठीक है, इजिप्ट में नहीं है, सबसे ज़्यादा सूडान में है। और एक और गजब की बात पता है, आज तक हम लोग पिरामिड्स के अंदर नहीं गए, हम उसके अंदर जा ही नहीं पाते। जाके देखो एक बार, मैंने पहले बताई हुई है, इसकी कहानी सुनाई हुई है पहले।